नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। तो आज चर्चा में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ी हैं। एनडीटीवी इंडिया की फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में साथ रहेंगी। कादम्बिनी, स्वागत है आपका चर्चा में। बहुत शुक्रिया अतुल। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे को होस्ट और एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं। मेघनाथ, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्ते सर। नमस्ते। और इसके अलावा शार्दुल कात्यायन हमारे सह संपादक हैं चर्चा में। आपका भी स्वागत है शार्दुल। नमस्ते। तो ये हफ्ता जो बीता बहुत घटनाओं से भरा रहा, बहुत सारी उठापटक हुई हैं। तो मेघनाथ, एक बार जो विषय हैं जो जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं उनका एक बार आप अगर थोड़ा सरसरी तौर पर हमारे दर्शकों से, हमारे जो श्रोता हैं उनसे एक बार जिक्र कर दें। जी, आज की चर्चा हम केंद्रित फ्रांस में जो इंसिडेंट हुआ था उस पर रखेंगे। एक नीस नामक शहर में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक बोला जा रहा है इसको। एक 60 साल की औरत और एक 55 साल का आदमी और एक 40 साल की और एक औरत, इन तीनों की हत्या हो गई है। और एक वो 60 साल की औरत का वर्चुअली बिहेडिंग किया गया था। तो उस पर चर्चा करेंगे। और ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीक भी हमने मेंशन किया था, एक टीचर का भी ऐसे ही बिहेडिंग हुआ था। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो है बल्लभगढ़ से, जो हरियाणा में है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर एक 21 साल की निकिता तोमर नामक लड़की को 2 लोगों ने, जो कि तौसीफ और रेहान, उन्होंने एक गाड़ी में जबरदस्ती डालने की कोशिश की और उसने जब रेजिस्ट किया तो उसको गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। तो इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा विषय आरोग्य सेतु से लेकर है। पिछले हफ्ते आरोग्य सेतु को लेकर मेटी और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो एनआईसी है, उनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पूछा कि ऐप किसने डेवलप किया है, तो उन्होंने बोला कि उनको पता नहीं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो वो एक आरटीआई के रिस्पांस में ये डेवलपमेंट हुआ था। तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आरोग्य सेतु जो है वो बहुत ही पेचीदा मामला है, क्योंकि पहले से ही प्राइवेसी एक्टिविस्ट एक्सेट्रा उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो वो भी एक चर्चा का विषय होगा। और इसके अलावा कुछ मीडिया से लेकर खबर है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने आज तक जी न्यूज, न्यूज 24 और इंडिया टीवी को माफी मांगने बोला है उनके कवरेज के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर। और एनबीएसए ने उनको एग्जैक्ट वर्डिंग भी दिया था कि कैसे अपोलोजाइज करना है, और उनको ये भी इन्फॉर्म करना था कि कब अपोलोजाइज करेंगे। 29 अक्टूबर को, मतलब कल, उनको न्यूज 24 को अपोलोजाइज करने बोला था। जी न्यूज और इंडिया टीवी ने ऑलरेडी वर्बटिम अपोलोजाइज कर दिया है और आज तक ने भी कर दिया है अपोलोजाइज। टाइम्स नाउ को भी बोला था कि संयुक्ता बासु जो है, उनके अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स दिए थे 2018 में, उसके लिए अपोलोजाइज करने के लिए, तो उन्होंने भी अपोलोजाइज कर दिया। तो ये एक मीडिया जगत से थोड़ी सी खबर है। इसके अलावा जो बाइडेन पोलिंग में आगे चल रहे हैं ट्रंप से, और ट्रंप फिलहाल बहुत सारे रैलीज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये बहुत सुपर स्प्रेडर इवेंट्स है, क्योंकि कोविड का मामला है। और ऊपर से ट्रंप बार बार ये बोले जा रहे हैं कि जो बैलेट में जो मेल इन वोट्स होंगे वो गलत होने वाले हैं, तो फिर वहां पर थोड़ा सा सिचुएशन गड़बड़ाने वाला है, ऐसे लग रहा है। एटलीस्ट एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं। और आपको जैसे पता है, नवंबर 3 को इलेक्शंस है यूएस में, और अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर भी बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं, जहां पर बसंत अभी स्टेशन्ड है। और अगर आपको बिहार के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज newslaundry.com पर जाइए और बसंत के रिपोर्ट्स जरूर देखिए। और एक और सर अपडेट न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से, हमारी नई वेबसाइट अब लॉन्च हो गई है। आप जाकर देखिए, बहुत ही चकमक आने वाली वेबसाइट है। क्या बोलते हैं सर? कैसे बोले?
करने वाली वेबसाइट। एक्चुअली हम काफी पहले से प्रॉमिस कर रहे थे कि हम अपनी वेबसाइट अच्छी करेंगे, तो फाइनली हो गया है। अच्छे दिन नहीं आए पर न्यूज लॉन्ड्री की अच्छी वेबसाइट आ गई। तो अब आपको अगर सब्सक्राइब करना होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा, तो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। मेरे वाइफ ने परसों ट्राई किया तो वो बोली अरे वाह बहुत जल्दी हो गया। तो प्लीज अगर आपको हमको सपोर्ट करना है तो हमारे नए वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी अपने श्रोताओं से कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते समय नहीं था, तो अगले हफ्ते हम इस पर चर्चा करेंगे, जो फ्रांस में एक टीचर के गला रेत कर हत्या करने का मामला हुआ था। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जब अब बात कर रहे हैं तो एक दिन पहले फिर इसी तरह की मिलती जुलती एक घटना हुई है फ्रांस के नीस शहर में, जिसका जिक्र मेघनाद ने किया। और वहां पर 3 लोगों की कल हत्या कर दी एक युवक ने। और वहां पर जो मौजूद लोग थे उनका कहना था कि वो अल्लाह अकबर नारा लगा रहा था। और उसके बाद और शुरुआती जो जानकारी आई है वहां पर उसके मुताबिक वो ट्यूनीशिया से आया था, उत्तरी अफ्रीका का एक देश छोटा सा। वहां से वो पहुंचा था इटली के रास्ते फ्रांस पहुंचा था और इस घटना को उसने अंजाम दिया। असल में ये जो पूरा मामला है ये बहुत जटिल किस्म का मामला है। चाहे वो इस्लामिक कट्टरपंथ के मसले पर हम देखते हैं कि हमेशा पूरी दुनिया और इवन पत्रकारों से लेके इंटेलेक्चुअल्स बिरादरी में भी, बुद्धिजीवियों की बिरादरी में भी एक बंटवारा दिखता है। और जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं, टर्की ने फ्रांस के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है, एर्दोगान ने। भारत ने फ्रांस के समर्थन में बयान जारी किया है इस घटना के बाद कि मैक्रोन के खिलाफ किसी तरह का जो हमला है वो ठीक नहीं है। तो जो ये कट्टरपंथ का मसला है, खासकर इस्लामिक कट्टरपंथ का मसला जो है, बहुत एक जटिल मुद्दा है। और हम एक चीज देखते हैं कि हमेशा जो ये आधुनिक लोकतांत्रिक जो विचार हैं उनके साथ एक किस्म का पुराने धार्मिक विचारों के टकराव के रूप में हम इसको देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसी चीजें हैं, एक व्यक्तिगत आज़ादी, प्राइवेसी, तमाम नए आधुनिक विचार जो हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उससे टकराव की एक स्थिति है जो धार्मिक वैल्यूज हैं पुराने समय की। तो उसके नतीजे में हम एक चीज ये देख रहे हैं, मसलन कि किसी की हत्या हो जाना। और उसमें एक तर्क ये आता है कि अगर कोई एक कार्टून बना रहा है तो उस कार्टून का जवाब कार्टून हो सकता है, एक फिल्म बनाई जा रही है तो उसका जवाब एक फिल्म हो सकती है, एक लेख का जवाब लेख हो सकता है। तर्क को तर्क से, किसी बात को तर्क से जवाब देना चाहिए, न कि उसका जवाब हत्या है। तो इस एक तर्क के आधार पर सबसे पहले मैं कादम्बिनी आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो जिस जटिलता की बात मैं कर रहा हूँ, और ये जो कहा जा रहा है कि अगर आप रिलीजियस सेंटिमेंट को किसी के हर्ट करते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं, तो फिर इसकी वो अपनी तरह से प्रतिक्रिया देने को का हकदार है, हक है उसे। ये किस हद तक सही बात है? मसलन जो मलेशिया के प्रधानमंत्री का ही ट्वीट आया, उसको ही अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि सारे फ्रांसीसियों के मारने का हक है। जी देखिए, जहां तक फ्रांस का सवाल है, ये पूरा अपने आप में बड़ा यूनिक है। ये पूरा देश जो है, कैरेक्टर जो है, फ्रेंच कैरेक्टर बड़ा यूनिक है। यूरोप में भी आप इसका बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी बाकी देशों के साथ, जैसे मान लीजिए यूके है या जर्मनी है, बहुत सिमिलैरिटी आप इस मामले में आप नहीं पाएंगे। इसके कई वजह हैं। इसका वजह एक फ्रांस का पुराना इतिहास भी है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया कि वहां पर जो समस्याएं थी वो असल में चर्च और पॉलिटिक्स के एक साथ आने के कारण ही। तो उसका जो एक ऑपोजिट रिएक्शन हुआ वो एक्सट्रीम हुआ। अब है कि जो रिलीजन है और पॉलिटिक्स है, दोनों को बिल्कुल अलग करके वहां पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। दूसरी चीज वहां पर ये हुई कि जो वहां पर आप एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात आप देख रहे हैं, वो कैसे है। वहां पर अधिकतर जो कॉलोनीज हैं उनके लोगों को लाकर बसाया गया, और ये जो हमलावर हैं अगर आप देखेंगे तो अधिकतर क्या होता है कि ये वहां पर जन्मे हैं, वहां पर बड़े हुए हैं। पिछले जो हमले थे, जो पहले के हमले थे, उसमें भी हमने ये देखा कि ऐसा ही हुआ है।
लेकिन वहां पर स्थिति क्या है, एसिमिलेशन क्यों नहीं है, वो मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ पाए हैं ये सभी लोग। रिलीजियस माइनॉरिटी हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं और बाकी जगहों पर भी देखते हैं किस तरह की फ्रीडम है, लेकिन यहाँ फ्रांस में क्या हुआ, अगर आप वहां देखेंगे तो अभी भी एक तरह का सेग्रीगेशन है, घेटोज में रहते हैं अधिकतर ये लोग। ये माना जाता है, जो रिसर्च कई पिछले आए हैं, कि जो नौकरियां हैं या एजुकेशन है, इनमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। इन सब को आप एक साथ मिलाएं। दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह से वहां पर राजनीति जो है, या फिर वहां पर ही नहीं सब जगह पे अगर आप देखें तो एक अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात होती है और राइट विंग राइज होता है, तो उसको भी काउंटर किया जाता है। अगर क्लासरूम जो टीचर की हत्या हुई है उसमें क्लासरूम में क्या हुआ, जो खबरें निकल कर आई हैं वो ये हुआ कि टीचर ने कहा कि जिनको इस पर आपत्ति हो सकती है वो क्लास के बाहर चले जाए, लेकिन उसमें एक और शख्स जो है वो आकर सड़क पर इस तरह से हत्या कर देता है। तो एक टकराव जो है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसको हम किसी भी प्रकार से दूसरे देशों के, या जैसे तुर्की और पाकिस्तान में ये होड़ लगी हुई है कि इस्लामिक नेशन का चौधरी कौन बनेगा, तो उस हिसाब से जज नहीं कर सकते हैं। फ्रांस का ये एक यूनिक प्रॉब्लम है और फ्रांस से ही इसका एक कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा, लेकिन जल्दी आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक बात। मेघनाथ जी, ये इस पूरे टकराव पर जो कि ले देकर बात इस पर चली जाती है कि जो राइट विंग है दूसरे साइड का, वो हमेशा इस चीज को लेकर उड़ जाता है कि सिर्फ इस्लाम से ही पूरे दुनिया में टकराव क्यों है। इसका क्या तार्किक जवाब हो सकता है? सर यहाँ पर ना हमको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अभी बिहेडिंग्स के जो इंसिडेंट हो रहे हैं या फिर जो इस्लामिक टेररिज्म के जो इंसिडेंट बोले जा रहे हैं फ्रांस में, ये चार्ली हेब्डो से लेकर ही काफी ऐसे शुरू हुए हैं। चार्ली हेब्डो, अगर आपको याद होगा, 2015 में एक मैगजीन है चार्ली हेब्डो नाम का, उन्होंने एक कार्टून जारी किया था जिस पर प्रॉफिट मोहम्मद को दिखाया गया था, और कुछ इंसल्टिंग कार्टून था वो। मैंने देखा नहीं है वो अभी तक, तो पता नहीं, पर उसके बाद कुछ गनमैन वो मैगजीन के ऑफिस में घुसकर 12 लोगों को मार दिया था। और उसके बाद फ्रेंच अथॉरिटीज और फ्रेंच गवर्नमेंट ने चार्ली हेब्डो के तरफ बेसिकली सहानुभूति जताई थी कि राइट टू ऑफेंड, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रांस में है, उस जो राइट टू ऑफेंड भी इंक्लूड करता है, तो उसके लिए सपोर्ट किया जाएगा। अब हुआ क्या है कि जैसे कादम्बिनी जी ने भी बोला कि ये जो इमिग्रेंट्स है, अभी फिलहाल 5 मिलियन के आसपास मुस्लिम लोग हैं फ्रांस में, और बड़ा रिलीजन है वहां पर फिर भी माइनॉरिटी में है, और घेटोइजेशन तो बहुत हद तक हुआ है। तो अभी हुआ क्या है कि इसको, ये जो वायलेंस के इंसिडेंट्स है, जो भी छोटे मोटे वायलेंस के इंसिडेंट होते हैं, उसको एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरह देखने के अलावा वो इसको एक रेडिकल इस्लामिक प्रॉब्लम की तरह देखा जा रहा है। जैसे मेरी लेपेन का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन था 2017 में, जो राइट विंग उनके वहां की पॉलिटिशियन है, वो इसी आधार पर था कि इस्लामाइजेशन हो रहा है वहां पर रेडिकल ग्रुप्स का, और ये प्राइमरीली माइग्रेंट्स की वजह से हो रहा है। अब जब ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे नीस में हुआ था और जैसे पिछले हफ्ते भी एक हुआ था, तो इसकी वजह से ये जो नैरेटिव है ये और स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ये जो आदमी आया था, ये तुनिशिया से एक इमिग्रेंट था, वो 1 महीने पहले ही फ्रांस में एंटर किया था, तो फिर राइट विंग जो नैरेटिव है वो थोड़ा सा इसकी वजह से स्ट्रांग भी हो जाता है। और एक चीज यहाँ पर जिसको स्पार्क बोला जा रहा है, टुलूज और मॉन्टियर करके 2 शहर है फ्रांस में, जहां पर ये चार्ली हेब्डो के जो ऑफेंसिव कार्टून्स थे वो बिल्डिंग्स पर प्रोजेक्ट किए गए थे, और ये शहरों में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी हद तक है। और बोला जा रहा है कि मतलब एक तरीके से अगर हम देख ले तो फिर ये पंचिंग डाउन का मामला हो जाता है, जैसे आप जैसे प्रोवोक भी किया जा रहा है। जी, एग्जैक्टली। और अगर एक गवर्नमेंट ये प्रोवोकेशन को अगर सपोर्ट कर रही है, तो फिर जो लोग ये रेडिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी नहीं करते, उनको भी थोड़ा सा लग रहा है कि उनको भी थोड़ा सा मार्जिनलाइज किया जा रहा है अभी, कि उनके सेंटिमेंट्स का कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं।
और एक और इंसिडेंट जो बीच में हुआ था वो हिजाब को लेकर कि फ्रांस ने बोला था कि मुस्लिमों को हिजाब नहीं पहनना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। तो ये सब अगर आप देख लेंगे तो एक तरीके से फ्रांस में मुस्लिम रिलीजन प्रैक्टिस कैसे करे इस पर स्टेट का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और इसका थोड़ा सा गुस्सा भी है। पर इसका जवाब ऑब्वियसली वायलेंस नहीं है। पर हाँ, ये असल में इस तरह की बहसों का सबसे बड़ा दिक्कत यही है आज के तारीख में, जब हम बहुत पोलराइज्ड एक टाइम में हैं, गुजर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई बहुत मिडिल ग्राउंड नहीं बच रहा है। मतलब सीधे सीधे दो पाले बटे हुए हैं आपको, और सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया तक इन्हीं दो पालों में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है कि या तो आप इस पाले में खड़े हैं या उस पाले में खड़े हैं। उसी तरह की एक चीज मैंने देखी कल, और कुछ लोग इसे इस तरह से कह रहे थे कि जो भी अटैक था वो एक लोन वुल्फ अटैक, यानी कि किसी एक सिरफिरे आदमी का कारनामा है, और इसे पूरी इस्लाम से, पूरी व्यवस्था से जोड़ना ठीक बात नहीं है। जिसका इशारा आप कर रहे हैं मेघनाथ की इस्लामाइजेशन और जो सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसको रेडिकल इस्लामाइजेशन या उसको इस्लामीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। पर इसका एक दूसरा तर्क है और बहुत वाजिब तर्क है कि एक लड़का जो ट्यूनीशिया से फ्रांस पहुंचता है और वहां किसी की हत्या कर देता है, तो आप देखने में ऊपर से ये एक लोन वुल्फ अटैक लगता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जो तय करता है, पूरी मानसिकता को जो चीज तय करती है, वो आपके अगल बगल का पूरा वातावरण तय करता है। वो वातावरण क्या है, वो इकोसिस्टम क्या है जिससे आपकी साइकोलॉजी निर्मित होती है, आपका मनोविज्ञान जिससे निर्मित होता है, वो उस चीज से निर्मित होता है जहां पर आप रह रहे हैं। और किस तरह की आपको यह नहीं सिखाया गया कि किस तरह से किसी चीज का तर्क का जवाब तर्क से देना, या उसे आपको ये नहीं बताया गया अगर कि किसी ने आपके खिलाफ एक कार्टून बनाया तो आप भी उससे बेहतर कार्टून बना सकते हैं। आपके खिलाफ किसी ने एक फिल्म बनाया, आपको ये नहीं समझाया गया कि प्रॉफिट की आलोचना करने वाले की हत्या कर देना ही एकमात्र विकल्प है और सारे रोड़े समाप्त हो जाएंगे। ये एक दूसरे लेवल की अंडरस्टैंडिंग है समस्या को लेकर। तो ये एक वाजिब तर्क मुझे लगता है, और मैं आप सबकी प्रतिक्रिया इसमें जानना चाहता हूं कि और भी इस तरह की, क्या हम शंभूलाल रैगर का जो कारनामा था राजस्थान में, उसे लोन वुल्फ अटैक कह सकते हैं? हमने उसको इसी तरह से क्रिटिसाइज किया कि वो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हुआ मानसिकता है, जिसने एक अकेले मुस्लिम को पाया, उसकी हत्या कर दी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई। वो सिर्फ लोन वुल्फ अटैक जैसी चीज कह के, और बाकी एक्चुअली समस्या को बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से या तो नजरअंदाज करना, एक इग्नोरेंस है इसके पीछे, या फिर उस समस्या की गंभीरता को नहीं समझने का एक तरीका है। देखिए अतुल जी, आपकी बात काफी हद तक सही है, और मैं मेघनाथ की बात पर ये कहना चाहता हूँ कि ये बात ठीक है कि सोशियो इकोनॉमिक रीजन जो होते हैं वो इनके कारण होते हैं, बहुत बड़े कारण होते हैं किसी के भी आस्था के पीछे फैनेटिक बन जाने की। लेकिन ये सारी बातें फिट नहीं होती इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पे। इसके कई कारण माने जाते हैं, और ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो इन सब हिंसक आतंकवादियों और हत्यारों की हरकतों के पीछे की वजहों को ना एक्सप्लेन कर सके। अब जो अतुल जी ने बात कही, पहले तो मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये लोन वुल्फ अटैक नहीं था। 2 और हमले हुए थे, इनफैक्ट 3 हो सकते थे। एक और हमला हुआ फ्रेंच काउंसुलेट के बाहर, शायद गार्ड पर, जेद्दा सऊदी अरेबिया में। दूसरा फ्रांस के शहर एविन्योन में एक आदमी बंदूक लेकर धमका रहा था, पर वो समय पर पकड़ लिया गया, पकड़ने की कोशिश में वो मारा गया। और एक और हमला फ्रांस के एक दूसरे शहर में हुआ, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो ये लोन वुल्फ अटैक तो था नहीं, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अगर आप ये कहें कि सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक की बात है और सारे इस्लामिक मुल्क उसके खड़े हैं, तो वो भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग, जैसा कई लोग कह चुके हैं पहले भी, इस चर्चा में नहीं, पर आपको बहुत मिल जाएंगे कि चीन में उइगुर्स के खिलाफ, उइगुर मुस्लिमों के खिलाफ जो वर्ल्ड वॉर 2 के जैसा चीन कर रहा है, तब भी ये आवाज नहीं उठती। तो इसके रीजन पॉलिटिकल भी हैं, और जैसा कादम्बरी ने कहा, वो तुर्की का अपना झगड़ा है, वो ग्रीस के साथ जो उनकी लड़ाई है उसमें फ्रांस ग्रीस को सपोर्ट करता है। अब फ्रांस में जो दिक्कत है, फ्रांस स्पेसिफिक जो दिक्कत है, वहां की धर्मनिरपेक्षता भी एक कट्टर आस्था की तरह प्रैक्टिस की जाती है। वो लाइसिटे का जो उनका फार्मूला है कि
आप निजी तरीके से अपनी पूजा पद्धति को, पंथ को जैसे मर्जी माने, लेकिन और निजी का मतलब ये भी नहीं कि आप घर में अंदर बंद रहे, निजी जीवन में, लेकिन प्रशासनिक और आधिकारिक जगहों पर किसी भी तरह के आपके धर्म संप्रदाय के चिन्हों से परहेज किया जाता है। जैसा कि बताया बुर्का पे था, ये एक हिंदुओं के साथ भी हुआ था कि बिंदी लगाने पर मना कर दिया था, सिखों के साथ काफी हुआ, लेकिन वो इस चीज को इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि चर्च फ्रेंच क्रांति से पहले बहुत ज्यादा था। अब दिक्कत यहाँ आती है कि मैंने इस्लाम को उतना पढ़ा नहीं है, पर मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिससे पाला पड़ा पारिवारिक विषयों पर। वहां पर एक दिक्कत है जो औरों में मुझे नहीं दिखती, और ये मैं खुल के बोलूंगा, कोई बुरा ना माने इस बात को, कि पंथ की जो शिक्षा आपको दी जाती है उस पर आप प्रश्न नहीं कर सकते। तो जो उस शिक्षा से इंडोक्ट्रिनेट हो गया, जो उसको पूरी तरह आत्मसात कर गया, जैसे हमारे यहाँ भी पंथी होते हैं, सबने देखे हैं बनारस में, अब ये लोग अगर कुछ भी कहें तो हम प्रश्न कर सकते हैं, और भी लोग अपने अपने तरीके से रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर ये प्रश्न करने पर मनाही है। ये प्रश्न लोग उठा रहे हैं, और न्यूज लॉन्ड्री पर एक आर्टिकल भी है महराज का जो ये बताता है कि जो असल में ये आपको दिखते हैं बोलते हुए मौलवी लोग, वो असल में इस्लाम के रिफॉर्म थॉट को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन दिक्कत यह है कि समाज में, इस्लामिक समाज में, और जिसे उम्मा भी बोलते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस में बदलाव में वो विचारक हैं, लेकिन बहुत से कारणों की वजह से वो लोग सामाजिक वजन और नेतृत्व में नहीं पहुंच पाते कि उस आस्था के जो प्रारूप के बदलाव पर ना एक बड़ा विमर्श शुरू कर सकें। ठीक, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, जैसे आप एकेडमिक को छोड़ दीजिए, एक आईसिस का मेंबर था, आतंकवादी था पुराना, माजिद नवाज, वो भी इस तरह की बात करता है, तो उसका भी बहिष्कार काफी यूरोपीय इस्लामिक संघों ने किया हुआ है, और आई एम श्योर कादम्बनी को उसके बारे में पता होगा। शार्दुल, यहाँ पर ना एक एक्चुअली आपने जैसे बोला, आई थिंक फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी यही बोला था ना कि फ्रेंच वर्जन ऑफ इस्लाम जो होगा वो इस्लाम ऑफ एनलाइटनमेंट होना चाहिए, जिसमें मुस्लिम सिटीजन्स को फ्रेंच वे ऑफ लाइफ सिखाया जाए एक्सेट्रा। मैं अतुल जी की बात का जवाब दे रहा था। असल में आप सिखा नहीं सकते किसी को, देखिए आस्था की चीज ऐसी है, ये तो ऐसी चीज है ना कि आप एक तो सिखा नहीं सकते, दूसरा ये है कि ये इम्पोजिशन है अपने कल्चर का ऊपर, तो इससे तो इस तरह की जो भी कोशिश होगी उसके खिलाफ एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होगी। और आज नहीं तो कल नहीं तो 100 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी वहां के नेटिव उनसे माफी मांगी जो उन्होंने किए थे अपने कल्चर को थोपने के लिए उनके ऊपर। तो ये तो एक अलग बहस है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और, कि फ्रांस में दिक्कत इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां अधिकतर अभी भी प्रवासी ही हैं। ये नहीं है कि वहां सारे पैदा हुए। आप ये देखिए, फ्रांस की जो 5 मिलियन बोली, 57 लाख के आसपास हैं, 57 लाख मुस्लिमों में करीब 9% जनसंख्या है उनकी है, उसमें से केवल 19 लाख तो अल्जीरिया से आए हैं। अब आप अल्जीरिया को देख लीजिए, अल्जीरिया कहाँ पहले इतना रिफॉर्मिस्ट था, करीब 50 साल पहले कैपिटलिस्ट था, लेकिन वहां झगड़ा हुआ, सिविल वॉर हुई और वो रेडिकलाइज हो गया। तो ये दिक्कत वहां डबल फोल्ड में है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं भाई आप हमारे देश में आए, हमने आपको आने दिया, लेकिन हमारे यहाँ किसी पे किसी के खिलाफ बोलने को पाबंदी नहीं है। अब आप कहते हो हम आपके खिलाफ ना बोले, और आप कोई बोलेगा तो आप उसे मार देंगे। तो ये बेसिकली सिविलाइजेशनल जो टकराव, जो घर्षण है वो तो है ही है। कादम्बनी, मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया फिर से चाह रहा था कि ये जो जिसका जिक्र हम लोगों ने मैंने किया कि एक इकोसिस्टम होता है जो आपको ये सिखाता है कि भाई आपका जो हमारे भगवान है या हमारा जो धर्म है वो इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक कार्टून से आहत हो जाए या वो उस किसी तरह के संकट में पड़ जाए। इसके बावजूद हथियार लेकर या किसी हिंसा पर आमादा अगर कोई हो जाए तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेसिक मतलब रिफॉर्म या उस तरह की चीजों की बहुत सख्त जरूरत भी है। पॉलिटिक्स तो हम समझ सकते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करे, चाहे वो मैक्रों की पॉलिटिक्स हो चाहे वो एर्दोआन की हो, लेकिन जब एक एक ट्यूनिशियन लड़का निकलता है या फिर शंभूलाल रैगर जैसा, तब फिर इसमें किसी तरह का हम डिफरेंस करने की स्थिति में होते हैं। देखिए, जहां तक रेडिकल इस्लाम का सवाल है, आपने सुना होगा जब मैक्रो ने भाषण दिया था जो टीचर की स्टैबिंग के बाद, तो उन्होंने कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में क्राइसिस में है। अब इसको लेकर तुर्की ने मेंटली इम्बैलेंस्ड बता दिया उन्हें, दूसरी तरफ इमरान खान चिट्ठियां लिखने लगे। लेकिन शंभूलाल रैगर और ये वाला जो है, इसमें दो चीजें हैं, दो तरह के परसेप्शंस हैं। यहाँ पर अगर आप सुनेंगे, भारत की अगर हम बात करें, तो हमेशा ये लगता है कि जो एक परसेप्शन जिसका प्रचार प्रसार किया जाता है कि हिंदू खतरे में है,
मतलब मेजॉरिटी हिंदू है लेकिन हिंदू खतरे में, ये बोला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात हो रही है, वहां पर ये नहीं कहा जाता कि इस्लाम खतरे में है, बल्कि एक भाव अंदर है कि इस्लाम जो है वो सबसे ऊपर है, उससे बेहतर कुछ नहीं है और उसकी किसी भी प्रकार से आलोचना नहीं की जा सकती है। जो शार्दुल यहाँ पर और मेघनाथ कह रहे हैं कि आलोचना जो है उसको रोका जाता है, ये बिल्कुल सच है और इसको हम बाकी दुनिया की राजनीति से अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखेंगे और हर देश में देखेंगे जो धर्म है उसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर हमेशा पॉलिटिक्स के लिए किया गया है। बीच में थोड़ा वक्त जरूर ऐसा रहा होगा जहां पर नहीं किया गया, लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि वही हो रहा है। लेकिन फिर मैं उसी पॉइंट पर वापस आऊंगी कि फ्रांस की जो समस्या है वो बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि फ्रांस का कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल यूनिक है। मैं आपको बताती हूँ कि पहली बार मैंने सबसे ज्यादा बुर्के पब्लिक में इंग्लैंड में देखे और मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि तब तक मैंने भारत में भी नहीं देखे थे इतना ज्यादा। तो और अब फ्रांस कह रहा है कि हिजाब आप नहीं पहन सकते, लेकिन यही चीज वो बाकियों के लिए भी कह रहा है। तो ये रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बाकी जगहों से, बाकी देशों से इस्लामिक नेशंस के जो लीडर्स हैं वो भी फ्यूल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सूट करता है। मैं एक आपको बात बताऊंगी जो कि एनआरआईज जो हैं वो बाहर वो कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे देश से यहाँ पर आ रहे हैं जो वॉर टॉर्न है, वहां पे युद्ध है, वहां पर आईसिस का खतरा है, आप दूसरे देश में आते हैं, वहां पर आप वही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे मान्य हो सकता है? और ये बड़ा वैलिड सवाल। बिल्कुल जी। एक बात मैं एक्चुअली यहाँ पर लाना चाहूंगा कि मैं फिर से वही दोहराता हूँ कि जैसे ये जो हिजाब नहीं पहनने का जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने किया था, तो ये उनके 1905 में जो सेक्युलरिज्म लॉज है इसके एक्चुअली खिलाफ जाता है, क्योंकि चर्च और स्टेट का जो सेपरेशन है वेस्टर्न इसमें कि उसका मतलब है कि आप एक तो किसी को अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने को जबरदस्ती नहीं कर सकते और आप किसी को ये भी जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करे। तो मतलब दोनों तरफ से, तो और गवर्नमेंट स्पेशली। और इंडियन सेक्युलरिज्म थोड़ा सा अलग है कि इंडियन सेक्युलरिज्म ये कहता है कि अगर आपके रिलीजन में कोई बैकवर्ड प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं तो वो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है, जैसे ट्रिपल तलाक में एक्सेट्रा। तो हमारा सेक्युलरिज्म और वहां का बहुत अलग है। तो आई थिंक जो कादम्बिनी जी बार बार कह रही है कि यूनिक है, तो आई थिंक इस नजरिए से देखे जाए तो केसेस सही में यूनिक है। और वहां पर एक और चीज जो देखनी चाहिए, जो कि इस्लामिक कंट्रीज में ब्लास्फेमी लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते और ये अंडरस्टूड है, ये गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। अब ये लोग जब और कोई देश में जाते हैं और वहां पर जब फ्री स्पीच के बहुत स्ट्रॉन्ग राइट्स होते हैं, जैसे चार्ली हेब्डो ने जो कार्टून्स बनाए थे या फिर वो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट भी बहुत कार्टून हुए, तो बेसिकली हर रिलीजन के अगेंस्ट बहुत कार्टून बनाते हैं। पर वहां पर जाकर जब ये लोग देखते हैं कि उनके रिलीजन को एक तरफ से तमाचा मारा जा रहा है या फिर जो भी बोल रहे हैं, रिडिक्यूल किया जा रहा है, हाँ बिल्कुल, तो फिर वो समझ में नहीं आता एसेंशियली, क्योंकि तो वो एक कल्चरल जो डिफरेंसेस से तालमेल नहीं बिठा पाने की भी समस्या सामने आती है। जी वही सिविलाइजेशनल दिक्कत जो आप कह रहे थे। इसका जो इंटरनेशनल पहलू है कादम्बिनी, उस पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाले मैं ही चाहूंगा, क्योंकि जैसे महाथिर मोहम्मद का आया, मलेशिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का बयान आया, उन्होंने पूरा एक चेन में ट्वीट करके इस पूरे घटनाक्रम को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की। या जो इमरान खान का आपने जिक्र किया और एर्दोआन का, तो वो जो अरब की दुनिया में, अरबी दुनिया में जो एक लीडरशिप का जो संकट चल रहा है सऊदी अरेबिया के थोड़ा सा कमजोर होने, मैं कहूंगा ये सही रहेगा कहना कि आज की तारीख में सऊदी अरेबिया अरब वर्ल्ड में थोड़ा सा कमजोर हुआ है? जो असेसमेंट है बाकी जो इस्लामिक देश है उनका शायद यही लगता है। मुझे लगता है कि तुर्की ये गैप समझता है कि वहां पर है और उसको फिल इन करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भी जो है वो अपने आप को एक पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको एक भारत को भी
टारगेट करना। आपने अगर वो चिट्ठी देखी होगी जो इमरान खान ने लिखी है, तो उसमें सीधा वो कश्मीर का मुद्दा ले आते हैं। जब तुर्की ने जब फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में बोला, तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो उन्होंने कार्टून से रिस्पॉन्ड किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून है वो जो उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस साफ दिखता है। लेकिन ये अगर आपको याद होगा कि तुर्की में अभी कुछ दिन पहले जो एक चर्च है, सोफिया चर्च, हादिया सोफिया, उसको उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। उसको लेकर काफी विरोध हुआ, बयान आया, पोप तक ने कहा कि वो दुखी हुए। लेकिन वो धीरे धीरे तुर्की की जो तस्वीर है, जो पहले लगता था कि रिफॉर्म हो रहा है और चीजें बदल रही हैं, वो इनके अंडर में वो ज्यादा जिसको कहते हैं कि कंजर्वेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो एक कोशिश है उसको फिल इन करने की। पाकिस्तान उसमें पीछे लगा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी इस्लामिक देशों में सबसे कमजोर पोजीशन में वही है, क्योंकि इमरान खान को कश्मीर याद रहता है, लेकिन चीन के उइगर के बारे में जब पूछो तो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं, उनका जनरल नॉलेज काफी कम है इस मामले में शायद, जबकि उनका आयरन ब्रदर है। तो ये सभी चीजें कई लेवल पर जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सब में शामिल है। लेकिन फ्रांस जो है वो यूके नहीं है, हमको याद रखना होगा, फ्रांस भारत नहीं है। फ्रांस की अपनी बहुत साफ पहचान है, और वो कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको शायद सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। हाँ, अहमियत देते हैं, ठीक बात है। और ये जो अरबी वर्ल्ड में का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें तुर्की अपने को एक बार फिर से असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो शायद इस उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, एक उसकी लेगेसी भी है कि वो उसका अपना स्वाभाविक एक दावेदार मानता रहा है। ऑटोमन एम्पायर के टाइम से उसको लगता है कि वही इस्लामिक मुल्कों या इस्लामिक वर्ल्ड को लीड कर सकता है। तो वहां से वो कॉन्फ्लिक्ट अब और गहरा होता जा रहा है। बिल्कुल, हमेशा उसको लगा है, और जब भी बीच में कमजोर हुआ है उसको लगा है कि बाकी सब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और ये हमेशा हिस्टोरिकली है कि उसको लगता है यूके भी साजिश कर रहा है, फ्रांस भी साजिश कर रहा है, और सबके ऊपर वो अपने आप को एक लीडर के तौर पर देखता है। तो अब जब उसको लग रहा है, तुर्की को ये लग रहा है कि शायद क्योंकि यहाँ पर मिडिल ईस्ट में थोड़ा समझौतों का दौर है, थोड़ा सा पीछे हटने का दौर है, थोड़ा सा क्राइसिस का दौर है, तो उसको लगता है कि वो इसमें अब स्टेप इन करके अपना राइटफुल प्लेस जो उसको लगता है वो दोबारा से हासिल कर सकता है। और ये उनके लिए देश के तौर पर, मतलब वहां की आवाम के तौर पर भी उनको सूट करता है, और बाकी एक बड़े रीजन के तौर पर भी सूट करता है, और ये उनको एक निगोशिएटिंग पावर भी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ देता है। यहाँ पर अतुल सर एक एक्चुअली सॉरी, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, हाँ, मैं यही पूछना चाहता कि इस पर मेघनाद और शार्दुल की एक टिप्पणी ले ली जाए पहले जी। ये ना, यहाँ पर मैं एक्चुअली वो महातिर मोहम्मद का एक केस फिर से लाना चाहूंगा। जो महातिर मोहम्मद जो मलेशियन फॉर्मर प्रीमियर रहे, उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स में एसेंशियली वो अटैक को एक तरीके से सपोर्ट भी किया, और फिर बोला कि इस्लाम खतरे में है पूरे वर्ल्ड में। पर उन्होंने जो बोला कि मुस्लिमों को, फ्रेंच लोगों को मारने का हक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि ट्विटर ने पहले वो कमेंट्स रिमूव करने से मना कर दिया था, और फिर बाद में बहुत सारा आउटरीच हुआ उनका। हाँ जी, 12वें नंबर का उनका जो ट्वीट था, जी 12वें नंबर का, जहां पर वो बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ फ्रेंच पुलिस को मारना चाहिए करके। तो वो फिर बाद में फ्रांस की तरफ से बहुत बड़ा मतलब प्रोटेस्ट हुआ ट्विटर के खिलाफ, और फिर उन्होंने वो हटा दिया। तो आप देखिए यहाँ पर एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप देखेंगे कि तो ये जो स्टेटमेंट जो उन्होंने किया था, इसको बहुत शेयर किया गया हर जगह पे, और ये प्रूफ लेके माना गया था कि इस्लाम का इस्लाम की जो सीख है वो यही है कि लोगों को मार देना चाहिए अगर आपके रिलीजन को इंसल्ट कर दिया। तो फिर ये जो पॉलिटिशियंस है जो एक ऐसे रेडिकल कॉल्स देते हैं, ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है, क्योंकि मलेशिया में किसी ने कुछ बोल दिया और उसको वर्ल्ड वाइड प्रोपोगेट हो रहा है, और फिर उसकी वजह से जो कंटिन्यूइंग कॉन्वर्सेशन जो हो जाता है वो रेडिकल इस्लाम के बारे में हो जाता है। और फिर ये नहीं कि वो आदमी कहाँ से आया था, टूनिशिया से आया था, वो क्या मेंटालिटी से ताल्लुक रखता था एक्सेट्रा। अब आप इस भी एंगल से इसको देखेंगे तो फिर सोशल मीडिया का ये रेडिकल इस्लाम के नैरेटिव को एक तो स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल।
एक चीज यहाँ पर मैं बड़ा दिलचस्प है महातिर मोहम्मद के लिहाज से कि वो इस पूरे मतलब अगर जियोग्राफिकली देखे तो पूरे कॉन्फ्लिक्ट से अलग है मलेशिया, अरब की पॉलिटिक्स से भी बाहर है। तो और दूसरा ये जो मतलब बहुत ज्यादा रेडिकल इस्लामाइजेशन की कोई ऐसी सच प्रॉब्लम भी हमने मलेशिया में नहीं देखी है अब तक। तो उस लिहाज से जो इनका बयान है, इसकी क्या दो वजह हो सकती मेरे समझ में आई। एक तो ये कि एक इंटरनेशनल, एक मुस्लिम ब्रदरहुड या इस्लामिक ब्रदरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत उन्होंने वो बयान दिया, जबकि बहुत आइसोलेटेड सिचुएशन में वो है। दूसरा उनकी अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है, जिसका इशारा कई लोगों ने किया कि वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के नाते इस तरह के बयान देते रहते हैं ताकि अपना जो वोटर है उनका वो एक तरह से उनके साथ पक्ष में कंसोलिडेट होता रहे, एकजुट होता रहे। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि वो साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में इस अटैक को इतनी इम्पोर्टेंस एक नेता वहां का दे रहा है, कादम्बिनी? देखिए, उनके जो सीरीज ऑफ ट्वीट्स थे, 95 साल के हैं महातिर मोहम्मद और 2 बार पीएम रह चुके हैं, लेकिन जो उनके सीरीज ऑफ ट्वीट्स थे वो अपने आप में शॉक करने वाले थे। और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, एक स्टैब्लिश करने की कोशिश लगती है, लेकिन जब आप उनकी उम्र को देखेंगे और उनके आइसोलेशन को देखेंगे, एक तरह से बिल्कुल जैसा आपने भी कहा कि अलग थलग सा है। लेकिन यहाँ पर मैं जो एक पॉइंट लाना चाहूंगी, इस पर आमतौर पर डिस्कशन नहीं होता है, वो है पैन इस्लाम का। तो ये कहीं ना कहीं हर देश में आप देखेंगे कि देश का संविधान कानून अलग, लेकिन इस लेवल पर अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं और ये नेता जो हैं उसी को भंजाने की कोशिश करते हैं। हालांकि 95 साल की उम्र में उनको इस तरह की चीजें करके क्या मिल जाएगा, दोबारा मतलब तीसरी बार वो क्या पीएम बन पाएंगे, ये बड़ा विचित्र सा लगता है ये सब कुछ। लेकिन ये है, और ये क्योंकि मैं पर्सनली मैं मानती हूँ, कानून की छात्रा रही हूँ, तो कानून और संविधान मुझे सबसे ऊपर लगता है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस धर्म के बारे में देखें और बाकियों से कंपेयर करें, चाहे आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म बाकी से कंपेयर करें, तो ये पाएंगे कि इस इस्लाम के लेवल पर दुनिया भर के मुसलमान जो हैं उनको वो एक होते हैं, एक तरह से जुड़े दिखते हैं, वैसे नहीं जैसे कि बाकी नेशनैलिटीज के हिसाब से जुड़े दिखते हैं। ये अपने आप में बड़ा अलग सा पॉइंट है और इसको शायद मुझे लगता है कि इस पर और ध्यान देना चाहिए। जी, ठीक बात है। शार्दुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं काफी कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक तो एक छोटी सी बात मैं जो पहले कहना भूल गया, वो श्रोताओं के लिए बड़ी वो होगी रोचक, और हम सब के लिए भी, कि मतलब फ्रांस में जो सेक्युलरिज्म है वो इस हद तक है कि सरकारी सर्वे भी धार्मिक बेस पे किसी, आप कोई धार्मिक सवाल किसी सरकारी सर्वे में भी नहीं पूछ सकते, ये भी नहीं कि आपका है क्या, है ना, वो यहाँ इस हद तक है धर्मनिरपेक्षता की आस्था। और वहाँ प्राइवेट सर्वे जो हुए उनसे पिछले 10 सालों में पता चला कि नमाज पढ़ने और हिजाब पूरा पहनने में मुस्लिम समाज के अंदर 25% की बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत ज्यादा है। तो वहां पे कन्फ्रंटेशन का लेवल इस तरह का है। आपने जो बात पूछी कि इंटरनेशनल इसके क्या समीकरण, देखिए पैन इस्लामिक जो कादम्बिनी ने बात कही, मैं उससे अग्री नहीं करता। ये केवल एक कल्पना है और ये एक सपना भी है बहुत से देशों के प्रमुखों का जो समय समय पर रहे हैं, चाहे वो जिया उल हक थे, चाहे अभी एर्दोगान देख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए इन सारे अरबिक देशों में आपस में बहुत लड़ाई है, भयंकर लड़ाई है और अभी भी चल रही है। अगर हम तुर्की को देखें तो, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये साथ में क्यों है। तुर्की को आप देखिए, लोग तुर्की की बात करते हुए आर्मीनियन जेनोसाइड की बात करना अधिकतर भूल जाते हैं। आर्मीनियन जेनोसाइड भी होलोकॉस्ट के बराबर ही लोग मारे गए थे आर्मीनिया में, कई मिलियन, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सीरिया में क्या कर रहा है अभी तुर्की, रशिया से के साथ भी किया था, अगर आपको याद हो 1-2 साल पहले उनका प्लेन कर दिया था, पर पुतिन ज्यादा बड़े बदमाश हैं तो एर्दोगान ने माफी मांग ली पब्लिकली, इंटरनेशनल में पुतिन के बगल में खड़े होकर माफी मांगी थी उस चीज के लिए। वो ग्रीस के साथ इस समय लड़ाई कर रहे हैं, उनकी बहसें बड़े चल रही बदमाश और छोटे बदमाश की भी लड़ाई है इसमें। हाँ, तो ये बदमाशी तो है ही, ये मेडिटेरेनियन सी की है ये। अब देखिए मिलिट्री गेम्स आप कहाँ तक कर सकते हैं उस जरा से मेडिटेरेनियन सी में, अगर हम इंडियन ओशन को देखते हैं तो हम तो जरा सा ही कहेंगे ना, हाँ कहाँ तक आप मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज उस पर झगड़ा चल रहा है। और सिचुएशन इतनी है कि कुछ लोग अभी पिछले महीने तक कह रहे थे क्या इनके बीच लड़ाई होगी। अभी 2-4 दिन पहले खबर आई है कि टर्की अब
आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में भेजने को राजी हो गया है ना। तो ये पैन इस्लामिक वर्ल्ड वाली तो बात नहीं है, इसके पीछे रीजन ये है कि आप ये देखिए, ये चाइना ब्लॉक है। जो भी देश इस समय बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने भी कहा, कादम्बरी ने भी कहा और आपने भी जिक्र किया था कि चीन के खिलाफ नहीं बोलते, और ये सारे चीन के खास मित्र हैं। और जो क्वाड बन रहा है, चाइना उसके खिलाफ फ्यूल कर रहा है पैसे, है ना। तो ये वो वाला है, ये सारे एक स्ट्रैटेजिक ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं। और पैन इस्लामिक, इसके पीछे कुछ नहीं। आपको पाकिस्तान में इतने कमेंटेटर मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हम अपना समय इस चीज में बर्बाद किए जा रहे हैं। तो जो मलेशिया वाला फंडा है वो भी यही है कि उन्हें भी वो सपना है कि हम एक इस्लामिक फिर से कुछ खलीफेट खड़ी करेंगे। और टर्की में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एर्दोगान की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। आप ये देखिए, उनकी इकोनॉमी भयंकर रूप से गिर रही है। कल ही खबर आई थी सभी समाचार चैनलों पर और अखबारों में कि उनकी हिस्टोरिक लेवल पे यूएस डॉलर के अनुपात में करेंसी गिर गई है। वहाँ इन्फ्लेशन, उसका रीजन भी आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगी। उसका रीजन है कि ऐसा तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान में भी कल खबर आई है कि हमारे पीसीओ का भट्टा बैठ गया। मुझे तो लगता है जितने भी करिश्माई लीडर होते हैं, इन्हें अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता होता लेकिन के बारे में पता होता है ना। हाँ, इन्हें आस्था के बारे में पता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में मतलब ना सूत ना कपास जुलाई की लट्ठम लट्ठा इनके हेजे में चलती है, और ये इकोनॉमी डुबो दे रहे हैं। तो हालांकि जो पिछले 4-5 साल का जो हेडलाइन निकला है वो एक किसी ने कंपाइल किया, हर बार वर्स इज ओवर ही आता है। हाँ, तो हेडलाइन मैनेजमेंट करना आ रहे हैं, और ये सब वही कर रहे हैं। एर्दोगान ये सपना देख रहे हैं कि मैं फिर से, अब ये अतातुर्क वाला तुर्की नहीं रहा 100 साल पहले। वो इतना लिबरल शुरू हुआ था उस समय। अफगानिस्तान लिबरल था, ईरान लिबरल था, मैंने पहले बताया, अल्जीरिया लिबरल था, अजरबैजान लिबरल था। आज की तारीख में जो पूरा जहां जो कॉन्फ्लिक्ट इलाके हैं अरब के, उन सब में एक टाइम पे लिबरलाइजेशन का पूरा दौर देखा है। 60s वाला, 50s और 60s का दौर जो था। हाँ। कादम्बनी, आपका कुछ कहना इस पर, जो चीन वाले ब्लॉक का जिक्र किया शार्दुल ने, कि असल में ये पूरी एक जियोपॉलिटिक्स है, ना कि पैन इस्लामाइजेशन या फिर एक इसका रिलीजियस कोई एंगल है। पैन इस्लामिज्म जो मैंने बोला, मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि एक कड़ी है, एक तार है जिससे लगता है सबको कि हम जुड़े हुए हैं। और इसी के कारण जब भी दुनिया में कहीं कुछ होता है, अगर हिंदुस्तान में कुछ होता है, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी और देश को कुछ भी कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ की सरकार को उसको सुलझाना चाहिए। लेकिन वही बात है जो फ्रांस जो कर रहा है, या उसने जो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है कि भाई राजनीति अलग रहेगी और धर्म अलग रहेगा, वो बाकी लोग वो फॉलो नहीं कर रहे, बाकी देश वो फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि चाइना ब्लॉक की बात यहाँ पर शार्दुल ने की, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर फिर से अगर मैं कहूँ तो अपने अपने स्वार्थ के लिए धर्म के इस्तेमाल की बात की जा रही। क्योंकि अगर आप इस्लाम में देखें तो कई तरह की चीजें कही गई हैं कि आपको ये फॉलो करना है, आपको शराब नहीं पीनी, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं। कहाँ पर होता है? आपने कितने नेताओं को देखा है कि उसको टू द टी बिल्कुल फॉलो करते हैं? तो ये अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ लेते हैं, और जब सुविधा होती है तो दूसरे को उसके लिए ब्लेम कर देते हैं। तो ये बिल्कुल राजनीति में धर्म का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है, और इससे कोई भी अलग नहीं है। और अपने फायदे के लिए, जब फायदा है तो कर लिया, और नहीं तो फिर उसको किनारे कर दिया। कोई इनका सपोर्टर सुन रहा होगा, वो ये कहेगा कि हमने केवल सुन्नी रेडिकलाइजेशन मुल्कों की बात की। तो मैं बता देता हूँ कि आयतुल्लाह खुमैनी जिन्होंने ईरान में किया था, वो भी उतने कट्टर लेवल के नहीं थे। वो भी अपने प्राइवेट जेल में बड़े आराम से चुस्की लेके रहते थे, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो सुने ना सुने, लेकिन बोलते रहना चाहिए, है? तो मेरे ख्याल से हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। सर, एक आप अगले विषय पर जाने से पहले एक अपडेट देना चाहूंगा मैं श्रोताओं को, जो कि जिसमें न्यूज लॉन्ड्री भी इन्वॉल्व है। पिछले हफ्ते अगर आपने न्यूज लॉन्ड्री को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन करके लॉन्च हुआ है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, तो आई थिंक सर इस पर भी थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं कि डिजिटल न्यूज का रेगुलेशन का मामला है जी। और
यहाँ पर दो बॉडीज ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। एक तो है जो लेगेसी न्यूज़पेपर्स ने फॉर्म किया है, जिसमें कोई डिजिटल पब्लिकेशन है नहीं। दूसरी रिपब्लिक टीवी ने एक लॉन्च किया था, जिसमें ऑप इंडिया और कुछ और राइट विंग डिजिटल मीडिया हाउसेस है। अब ये तीसरा बॉडी जो लॉन्च हुआ है उसका नाम है डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, जो कि डिजिटल ओनली एक बॉडी होगी, जिसमें ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक, स्क्रोल, वायर, क्विंट जैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है। तो ये सर बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है, जहां पर जैसे टेलीविजन मीडिया का रेगुलेशन तो पहले से था, जो एनबीए करता था, उसके पहले न्यूज़पेपर का भी था। तो ये जो डिजिटल मीडिया स्पेस के रेगुलेशन की जो अभी बात छिड़ रही है, वो आई थिंक आगे जाकर बहुत बड़ा मसला बनने वाली है, क्योंकि फिलहाल हो क्या रहा है कि टेलीविजन और न्यूज़पेपर का अमलगमेशन जो निकल के आ रहा है वो है डिजिटल मीडिया। तो फिर इसके लिए अलग कैसे रेगुलेशन करें, इस पर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। इसमें एक चीज है मेघनाथ, क्योंकि रेगुलेशन का एक मसला नहीं है, डिजिटल मीडिया से जुड़े बहुत सारी मसले अभी तय होने बाकी हैं, जिसमें एक मसला है डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के रिकॉग्निशन का। उनको पीआईबी की मान्यता नहीं मिल सकती है आज की तारीख में, क्योंकि हमारा जो प्रेस लॉ है वो बहुत पुराना है, उसमें कोई उसके अकॉर्डिंग बदलाव नहीं है या जो भी। तो ये सारे मुद्दे हैं। और अभी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो 11 प्योर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो केवल डिजिटल में ऑपरेट करते हैं, उन्होंने जो मिल के ये बनाया है डिजिपब करके, जिसमें न्यूज लॉन्ड्री भी है, स्क्रॉल भी है, वायर भी है, और भी तमाम मीडिया संस्थान है, द क्विंट है। तो ये लोगों ने मिलकर बनाया है। अभी की जो स्थिति है उसमें मैं एक कहावत है कि ज्यादा जोगी और मठ उजाड़, तो वो स्थिति अचानक से पैदा हो गई, क्योंकि जैसा आपने बताया, एक तो ये है, दूसरा एक सरकार का समर्थक कुछ मीडिया, जिसको आपने कहा राइट विंग मीडिया, उन्होंने एक अपना बना लिया। लेगेसी मीडिया हाउसेस जो हैं, उन्होंने अपना एक, क्योंकि सबके पास अपने डिजिटल विंग हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना बना लिया। अब 3 आज की तारीख में हमारे सामने है, जबकि मीडिया के रेगुलेशन के से जुड़ी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि कौन किसको मानेगा और किसकी बात मानेगा और क्यों मानेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन हो, और जिसकी बात सब माने। अब 3 ऑर्गेनाइजेशन ये जो बने हैं, कौन किसकी मानेगा नहीं मानेगा वो तो दूर की बात है। समस्या ये है कि ये जो बंटवारा हो जाता है मीडिया में, ये जो बंटवारा है, इससे एक दूसरी दिक्कत खड़ी हो जाती है कि उसके बाद जिनको इस पर फैसला लेना है, इनके निशाने पर है, उनका रास्ता आसान हो जाता है। सपोज इस मामले में पॉलिटिक्स की बात करिए आप, तो वो 1 मिनट में आपके बहुत जेन्युइन कंसर्न को सिर्फ इस बिना पर खारिज कर देगा कि पहले आप लोग आपस में एकता बना लीजिए कि मेरे लिए आप भी बराबर हैं, वो भी बराबर है, वो तो तीनों में मैं किसकी मानूं। तो डिजिटल मीडिया का रेगुलेशन इस समय बहुत बड़ी जरूरत है। आप देखिए कि कैसे कैसे वेबसाइट्स बन रही हैं, बिना सिर पैर की खबरें, बिना सिर पैर की अफवाहें, फेक न्यूज, और अब हम तो पेड न्यूज का जमाना ही बीत गया, फेक न्यूज ही सीधे सीधे चल रहा है, और डिजिटल मीडिया उसका सबसे बड़ा पंप कर रहा है इस तरह की। तो ऐसे में इस एक क्रेडिबल और जिसका समर्थन सबको हो, सबकी सहमति वाले एक संस्थान की बहुत जरूरत है। डिजिपब, उसमें लेगेसी मीडिया हाउसेस के जो विंग्स हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन इक्वल, बराबरी का। अब कोई उस भावना से आए कि हम तो बहुत बड़े हैं और हमारे पास तो प्रिंट भी है और हमारे पास टेलीविजन भी है, तो हमारे लिए डिजिटल क्या है। तो आपको बराबरी के धरातल पे खड़ा होके और चीजों को बहुत ईमानदारी से देखने की जरूरत है। जब तक इस लेवल की ईमानदारी नहीं है, तब तक इस तरह के संगठनों का भविष्य बहुत बहुत उज्जवल नहीं है उस तरह से मैं देख पा रहा हूँ। आप कादम्बनी से भी इस पर राय ले लेते हैं, क्योंकि कादम्बनी एनडीटीवी इंडिया से जुड़ी हैं, वहां पर भी डिजिटल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बहुत लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है एनडीटीवी का। तो और आई थिंक एनडीटीवी का न्यूज वेबसाइट्स में सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी है, वेबसाइट का वही सबसे ज्यादा ट्रैफिक। तो इसलिए उसमें उनके लिहाज से भी ये जो रेगुलेशन का मुद्दा है डिजिटल मीडिया के, उसको समझना बहुत जरूरी है। कादम्बनी जी, देखिए, रेगुलेशन का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से पीआईबी एक्रेडिटेशन मिलेगा, ये अभी हाल में ऐलान हुआ था। डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं
उनको। जहां तक रेगुलेशन का सवाल है, एक स्तर पर ये रेगुलेशन जरूरी है, क्योंकि आपने जैसे बोला कि उल्टे सीधे साइट्स खड़े हो गए, यहाँ तक कि कुछ तो साइट्स ऐसे भी हैं जिनको आप मतलब दो लोगों के साथ बैठकर नहीं देख सकते, साइड में जिस तरह की चीजें चलती हैं, तो वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर मैं टीवी का एग्जाम्पल देखूं, डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के संदर्भ में और टीवी का जो हुआ, तो आपको नहीं लगता कि टीवी का जो सेल्फ रेगुलेशन का जो ये पूरा प्लेटफॉर्म था वो फेल हो चुका है? आज की तारीख में कोई किसी की नहीं सुन रहा है, और जो टीवी पर आ रहा है, अधिकतर जो आ रहा है वो इस तरह का है कि आप सोचेंगे दो बार पहले कि आप अपने बच्चों के साथ या घर में बड़ों के साथ बैठकर आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। कई बार एम्बैरेस्ड हो जाना पड़ता है, या अगर आप टीवी में काम कर रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए कई बार अपने परिवार के ही लोगों को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या है। रेगुलेशन आखिर मतलब कैसे होगा रेगुलेशन? मुझे ये सब देखकर लगता है कि डिजिटल भी उसी राह चलेगा, और इनफैक्ट ज्यादा ये मेसी होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, तो ये इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि उतना ही ज्यादा इसमें गड़बड़ झाला भी होगा। मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि किसी प्रकार से गुड सेंस प्रिवेल, जो एडिटर्स हैं उन पर और जो चला रहे हैं, और लोगों में भी शायद, क्योंकि वो चुन सकते हैं, उठा सकते हैं, तो वो शायद बेहतर कंटेंट भी देखने के लिए अब फाइनली पक कर ही सही बाकी जगहों से वो देखें, तभी कुछ रेगुलेशन होगा। वही मैंने कहा, मुझे इसलिए इसमें, क्योंकि जिस तरीके से, जिस हड़बड़ी में एक समूह ने, एक जिसका जिक्र किया मेघनाद ने, कि सरकार के समर्थक राइट विंग मीडिया का एक जो समूह खड़ा हुआ जितनी तेजी से, उससे ये मैसेज जाता है कि नीयत तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, संस्थानों के साथ सबसे बड़ी जरूरत ये होती है, आपको अगर कोई वास्तव में बहुत ईमानदार बड़ा संस्थान खड़ा करना है, तो सबसे पहली जरूरत होती है कि उसके जो बेसिक नींव में जो चीजें हैं आप उसमें डाल रहे हैं, जो चीजें, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि ईमानदार नीयत। लेकिन जिस तरह से वो खड़ा किया गया है और जिस तरह के लोग उसमें शामिल हैं, उसमें उससे नीयत का ही सबसे पहला सवाल खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म कोई चीज सस्टेन करेगी कि नहीं, ये ले दे के केवल और केवल जिसको फायदा पहुंचाने वाली स्थिति है वो है राजनीतिक वर्ग को, कि जो इस पूरे आपाधापी का, इस पूरी एक जो एक मेस क्रिएट हुआ है उसमें उसको फायदा पड़ा, वो 2 मिनट में आपको डिस्क्रेडिट कर देगा किसी भी चीज के लिए। बहुत जेन्युइन कंसर्न जिसका मैंने बात किया। मेघनाद, आप और शार्दुल, आप लोग भी अपनी बात चाहे तो इस पर रखें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं तो बस 2-3 बहुत छोटी छोटी बातें कहूंगा। एक तो इन्हें राइट विंग भी कहना ठीक नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, प्योर प्रोपेगेंडा। ये किसी कंजर्वेटिव की बात नहीं करते, और हिंदुस्तान में तो लेफ्ट और राइट डिसाइड करना वैसे ही इतना मुश्किल है, क्योंकि है ना। दूसरी बात, डिजिटल में ये रायता ज्यादा फैला हुआ है, जैसा आप लोगों ने कहा, ये बात ठीक है, लेकिन जितना आसानी से फैलाना है, और न्यूज लॉन्ड्री इसका एग्जाम्पल है, और मैं थोड़ा अपने गाल बजा लूं, न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से आज हमारा मेंशन एक बीबीसी के आर्टिकल में भी हुआ, फेक न्यूज के ब्रांड्स को चेक करने में, तो न्यूज लॉन्ड्री उसका एग्जाम्पल है कि जितना आसान ये झूठा और फालतू की खबरें फैलाना है, उतना ही तेजी से उसको चेक भी किया जा सकता है अगर आपके पास थोड़ा सा सिस्टम हो, और इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये मैं इसी मौके पर सुधीर चौधरी जी से एक डायलॉग चुरा कर यहाँ पे कर दूं, कि जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि जितने देर में आप अपने जूते का फीता बांधते हैं, उतने देर में तो झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। देखिए क्या करें, झूठ पे दुनिया कायम है। अभी 50 साल पहले तक तो लोग समझते थे, और ऐसे आपको आजकल भी मिल जाएंगे जो अभी भी शेषनाग के सर पे दुनिया मानते हैं, तो वो तो एक अलग और चीज तो है। कोई माने ना माने, बनारसी तो अभी भी मानता ही मानता है। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात मैं डिजीपब के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो भी कोई पत्रकार मित्र या पत्रकार बनना चाहने वाले हमें सुन रहे हो या सुने आगे भी, कि डिजीपब की सबसे खास बात यह है कि ये केवल संस्थाओं को या कंपनियों को ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता पत्रकारिता का, और डिजीपब ये कहता है कि इंडिपेंडेंट पत्रकार और जितने फ्रीलांसर्स हैं उनके योगदान के बिना देश में पत्रकारिता नहीं हो सकती, और वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। और एक चीज है यहाँ पर यूनिक जो है कि न्यूज कमेंटेटर्स, जैसे कि यूट्यूब पर है आकाश बैनर्जी जैसे है, या फिर ध्रुव राठी जैसे, वो भी ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है, इसलिए वो भी मेंबर्स बन सकते हैं। हाँ, तो वो जर्नलिज्म ही है।
एक तरीके से हाँ, अगर आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट देख ले तो वो ऑब्वियसली अपने रिपोर्ट्स कर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश करते हैं, पर आई थिंक न्यूज कमेंटेटर्स उनका खुद का चैनल होता है और फिर वो कमेंट्री ही करते हैं, तो फिर आई थिंक वो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना चाहिए। मतलब वो एडिटोरियल साइड में वो अपने ओपिनियन देते रहते हैं जी। पर एक यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग, सॉरी ये थोड़ी बात लंबी चल रही है पर मुझे लगा कि लानी चाहिए। पर ये बहुत जरूरी था, ठीक भी है, जी। क्योंकि सारे लोग मीडिया से जुड़े हैं तो ये एक मुद्दा है, बहुत जरूरी कंसर्न है। जी। डिजिटल मीडिया का रेगुलेशन कब होगा, कैसे होगा, जी, इसका कोई रोड मैप तो क्लियर होना चाहिए हमारे पास। होना चाहिए। और जैसे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, जो कि मैंने ये जो पहला जो एक संस्था बनी थी जिसमें टाइम्स ग्रुप है, एनडीटीवी भी है उसमें, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे जैसे लेगेसी मीडिया हाउसेस है उसमें, उन्होंने जब ये फॉर्म किया था उसके बाद एक गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लाया था जो कि ये कहता है कि 26% का कैप लगेगा एफडीआई पर जो डिजिटल मीडिया हाउसेस को मिलता है। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो जो भी फॉरेन फंडिंग आता है डिजिटल मीडिया को, उसको वो 26% से ज्यादा नहीं हो सकता है उसके टोटल मार्केट कैप को लेकर। तो इससे भी थोड़ी सी एक जंग सी छिड़ी हुई है, जहां पर आप अगर सोचेंगे कि ये रेगुलेशन बॉडीज जो बन रहे हैं उनका एक और बड़ा काम होगा जो कि पॉलिसी बनाना, या फिर गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि डिजिटल मीडिया के संदर्भ में पॉलिसी कैसी बनाई जाए, लॉज कैसे बनाए जाए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि डिजिटल मीडिया ऐसी चीज है जहां पर आप फेसबुक और न्यूज हंट जैसे एग्रीगेटर्स अलग है, पर उनको भी एग्रीगेटर्स ही बोला जाता है, जो कि अपनी न्यूज नहीं प्रोड्यूस करते पर बाकी की न्यूज पब्लिश करते हैं बाकी के प्लेटफॉर्म के। तो इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आ जाते हैं और इसमें इन शॉर्ट्स जैसे एप्स भी आ जाते हैं जहां पर वो एक सारे न्यूज चैनल्स या फिर इसके न्यूज एग्रीगेट करके लोगों के सामने लाते हैं। तो अगर आप लेगेसी मीडिया या फिर टीवी और प्रिंट को देख ले तो वो ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म तक रेस्ट्रिक्टेड है, पर डिजिटल मीडिया जो है वो सब जगह से इंफॉर्मेशन लेकर रिगार्डलेस ऑफ प्लेटफॉर्म पब्लिश करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जैसे हम जब लिखते भी है या फिर हम कुछ अपने वेबसाइट पर डालते भी है तो हम बाकी के मीडिया रिपोर्ट्स को भी बहुत इजीली रेफरेंस करते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि अच्छा एनडीटीवी ने ये बोला था, अच्छा इन्होंने स्वराज्य ने ये बोला था, या फिर इन्होंने, और इसकी वजह से ये घटना हुई है। पर बाकी के टीवी चैनल्स दूसरे टीवी चैनल ने क्या रिपोर्ट किया था उसको कभी मेंशन नहीं करेंगे, या फिर न्यूज़पेपर्स भी ये नहीं करेंगे। तो डिजिटल मीडिया का ये एक बहुत ही अलग आई थिंक दृष्टिकोण भी है न्यूज की तरफ देखने का। तो इसलिए इसको, हाँ बोलो। वो ये कि झूठ को खुल के झूठ बोलने की सबके सामने डिजिटल मीडिया की खासियत है। हाँ, और एग्जैक्टली लाइक बहुत फास्ट जो प्रोडक्शन होता है न्यूज का, वो आई थिंक डिजिटल मीडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। तो डिजिटल मीडिया के साथ एक और भी चीज है जो कि एक ही जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कई तरह के विकल्प देता है। मसलन वो आपको टेलीविजन का सुख भी दे सकता है, न्यूज़पेपर का भी सुख देता है, तो इसलिए भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो उसके रेगुलेशन और उसके साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। छोटा सा, क्योंकि समय है, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि 2 मिनट उस पर जिक्र कर लिया जाए जो आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ा मसला है। तो संक्षेप में हम उस पर बात कर लेते हैं आरोग्य सेतु के ऊपर कि सौरभ दास ने एक आरटीआई के जरिए पता लगाने की कोशिश की थी कि जो आरोग्य सेतु ऐप है ये बेसिकली इसका डाटा किसके पास जाता है, इसको डेवलप किसने किया है, और जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है जो कि इस तरह के चीजों के लिए जिम्मेदार है, उसने ये जवाब दिया कि उसके पास इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। और इसको जो हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उसकी काफी खिंचाई की है। तो डाटा की प्राइवेसी का जो मामला है, मुझे याद आ रहा है कि ये जो ऐप है जब लॉकडाउन लगा देश में शुरू हुआ तो उसके बाद 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप का प्रमोशन किया था। उन्होंने अपने मन की बात के शो में लोगों से अपील की थी कि इसको आप लोग डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत जरूरी ऐप है। और फिर ऐसी स्थिति भी बनी कि आपको कहीं पे भी आने जाने के लिए, इवन एयरपोर्ट, सब जगह उसको कंपलसरी कर दिया गया।
और अब ये सामने आ रहा है कि सरकार को पता ही नहीं है कि ये ऐप, तो ये पूरी स्थिति है जो इसको हम किस तरह से देखें। एक प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स नाम से फंड बना दिया जाता है जो आरटीआई के दायरे से बाहर होता है। आरोग्य सेतु जैसा डाटा एक जो कि इतना सेंसिटिव इशू है, ऐसा ऐप बनाकर और करोड़ों लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया जी। और इसके बारे में पता नहीं कि ये डाटा किसको जा रहा है। ये पूरी स्थिति एक बड़े अजीब सी स्थिति में हमको पहुंचा दिया है कि मतलब हम कहाँ क्या समझ पाए कि देश में किसी चीज की कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार के पास है कि नहीं, जबकि प्रधानमंत्री के स्तर से सीधे अपील की जाती है कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, ये आपके काम की चीज है। कादम्बिनी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी और फिर मेघनाद और शार्दुल और फिर हम आज का कार्यक्रम। देखिए, आजकल बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनको मैं उस कैटेगरी में डालती हूँ जो पहले आता था। एक किताब थी, रिप्लेस बिलीव इट और नॉट, मुझे इनाम में मिला था एक बार जब फर्स्ट आई थी मैं, तो उस समय। तो आजकल भी उस वो कैटेगरी जो न्यूज की है वो है विचित्र किंतु सत्य। तो ये उसी कैटेगरी में आता है, किसी को पता नहीं है। और मतलब देश के प्रधान जो हैं वो इसका प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। मैं पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाती हूँ तो बाहर से लौटा दिया जाता है कि भाई आपके पास ये है नहीं। ये ऐसा ऐसी चीज है जिसको लेकर डे वन से सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई इसमें डेटा का क्या सिस्टम है, क्या प्राइवेसी है। ये भी आता है कि भाई आर्मी वाले इसको डाउनलोड ना करें क्योंकि पाकिस्तान इसको चुरा लेगा, उसके पास इस तरह की चीज आ गई है। हर तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए गए लेकिन इसको आगे बढ़ाया गया। और आज हम ये पा रहे हैं कि किसी को पता नहीं कि किसने बनाया, डेटा किसके पास जा रहा है। तो ये सारी जो लड़ाई है दुनिया में, जो न्यू गोल्ड कहा जाता है डेटा को लेकर, तो वो किसके पास जा रहा है? भारतीय गोल्ड। ठीक है। और मैं यही सोच रहा था कि एक तो ये अपने आप में बड़ा संदेहास्पद पूरा ऐप था और मुझे मजबूरी में एक दिन मुझे एक बैंक में जाना था और चूंकि वो बैंक एक बड़ी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में था तो उसके गेट पे उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को कंपलसरी कर रखा था, बिना उसके अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो उस मजबूरी में मैंने अभी आज से 1-1.5 महीने पहले उसको वहां पे मुझे डाउनलोड करना पड़ा। और वो ऐप आपको एक टाइम पे इस पोजीशन में ले जाता है कि 2 मिनट तक आपका पूरा फोन जो है वो ऑफ मोड में चला जाता है, उसकी पूरी स्कैनिंग होती है और फिर वो एक्टिवेट होता है। तो ये पता नहीं मतलब फोन से सारी चीजें आपके डाटा कहाँ जा रहे हैं, कौन उसका उसका रिसीविंग एंड क्या है, किसी को पता नहीं है। ये अपने आप में पूरा ऐप इतना संदेहास्पद था। फिर भी अगर सरकार जुड़ी है, सरकार का भरोसा जुड़ा होता है, सरकार का भरोसा उसके नागरिक से जुड़ा होता है। सरकार को ही पता नहीं है इस मामले में और सरकार के ही नुमाइंदे इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। शार्दुल और मेघनाद, आप लोगों की टिप्पणी इस पर और फिर हम आज की चर्चा को। जी सर, मेरी एक बॉम्बे में दोस्त है, वो एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहती है। वहां पर उनके हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ये बोला गया कि कोई भी डोमेस्टिक हेल्प या मेड अगर आप लॉकडाउन के वक्त घर पे ला रही है तो उनको वो आरोग्य सेतु ऐप उनको रोज दिखाना जरूरी है। और वो बोल रही थी कि उसके मेड के पास तो फीचर फोन था ही नहीं, उसके पास तो एक नॉर्मल नोकिया का फोन था। तो फिर वो मेड को अंदर लाने के लिए मेरी फ्रेंड ने बेसिकली एक 5,000 का एक फोन खरीद के दिया जो चाइनीज फोन था और उस पे वो ऐप इंस्टॉल कर लिया अब और वो दे दिया। तो अब मैं सोचता हूँ कि जैसे आप जो बोल रहे थे बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और वो फोन पूरा स्कैन करके उसका लाइव डेटा ट्रांसमिट कर रहा है कहीं पे। अब ये आरटीआई आता है जो बोलते हैं कि हमारे एनआईसी को ही पता नहीं कि ये क्या कैसे क्रिएट हुआ था, कोई अप्रूवल प्रोसेस भी नहीं था, कोई ऑडिट हुआ था, ये एनोनिमाइजेशन भी नहीं हुआ था डेटा का एक्सेट्रा। तो आप सोचिए ये मेड का डेटा कोई चाइनीज कंपनी अब ले लिया होगा। मतलब इतना अगर आप ऐप का इतना प्रॉब्लम है तो फिर कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये आप देखिए कि एक तो एक इनकन्वीनियंस की बात आ जाती है कि आप अज्यूम कर रहे हो कि सबके पास एक फीचर फोन होगा जहां पर आप ऐप डाउनलोड करके सर्विसेज ले सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जहां पर महुआ मोइत्रा को भी एक ट्रेन में जाने से पहले उन्होंने पूछा कि ये ऐप दिखाओ करके, तो उन्होंने बोला कि ये थोड़ी कंपलसरी है क्योंकि वो एमपी है, क्योंकि वो उनको पता है। तो लगी मुझे ऑर्डर दिखाओ, तो वो नहीं दिखा पाए, फिर वो उनको जाने दिए। पर हर जैसे माइग्रेंट लेबरर्स थे वो तो नहीं कर सकते ना, उनको क्या पता है क्या होता है और फिर क्या रेगुलेशंस होता है और फिर ऐसे बोल भी सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ना बहुत बड़ा डिस्पैरिटी भी आ जाता है जहां पर
आप शायद गवर्नमेंट एक तरीके से बोल रही हो कि आपको अगर आपके पास अगर इंफॉर्मेशन होगी और आपके पास अगर प्रिविलेज होगा तो आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप माइग्रेंट लेबरर हो या फिर आप एक डोमेस्टिक हेल्प हो तो आपको कम अवेयर आप हैं, मिडिल क्लास कम अवेयर है, आदमी अपने काम धाम में लगा है, तो वो एकदम से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा 2 मिनट। जी बिल्कुल। और इसका ऑडिट वगैरह कुछ हुआ नहीं है, ये आरटीआई के रिस्पॉन्सेज बहुत ही अजीबोगरीब है। और एक तरीके से इवन आप पीएम केयर्स को भी देख ले तो गवर्नमेंट यही बोल रही है कि आप अपना आपके पास छुपाने के लिए क्या है, तो आपको प्रिवेसी की जरूरत क्या है, पर उनको अप्लाई नहीं होता है। उनको आप बेसिकली गवर्नमेंट को कुछ कि नहीं नेशनल सिक्योरिटी है या फिर कुछ तो भी है या फिर नहीं दे सकते, तो फिर ये टू वे नहीं हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट कुछ भी छुपा सकती है इंफॉर्मेशन, पर सिटीजन कुछ इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकता या फिर कुछ प्राइवेट नहीं रख सकता। ठीक है शार्दुल जी देखिए, आप सबने उसके राजनीतिक और व्यक्तिगत सब पहलू बताए। मैं सुनने वालों को उसके प्रशासनिक झोल बताता हूँ, जिससे अगली बार वो सरकार के किसी सन की समर्थक से मिले तो उसे चुप कर पाए। ये जानकारी दी एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, यानी केंद्रीय सूचना केंद्र मेरे ख्याल से, है ना? हाँ। तो एनआईसी ने दी कि एनआईसी बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो सरकार के सारे जानकारी का इंफॉर्मेशन हब है, जो वेबसाइट मैनेज करते हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट करती है सरकारी वेबसाइट्स। वो मैं आगे आ रहा था। वो सारे वेबसाइटें भी बनाते हैं सरकारी, बनाते भी वही हैं, वही डेवलपिंग के देख रेख करते हैं। अब इन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास सही जानकारी नहीं है क्या फाइल करते हैं आरटीआई को। तो लेकिन मजे की बात यह है, अगर आप खबरें पढ़ रहे हो तो मेक माई ट्रिप के जो वो दीप कालरा है, फाउंडर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कह रहे हैं हमारे कुछ बहुत ही टैलेंटेड लोग इसका पार्ट थे। ये वो कह रहे थे जब ये जवाब आया। और जैसा कि अतुल जी ने बोला कि सीआईसी बहुत गुस्सा है, और अभी कुछ देर घंटे पहले शायद जागरण में या कहीं मैंने खबर देखी थी सुबह कि आरोग्य सेतु को लेकर जवाब नहीं देने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी, पेनल्टी लगेगी बोल रहे हैं। हाँ, पेनल्टी लगेगी या उससे ज्यादा कुछ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आरोग्य सेतु जल्द से जल्द इस पर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो। एक और चीज है, 28 को उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी इशू किया इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने, और उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है कि उसमें कौन कौन शामिल था। और उसमें अगर सरकार की बात करें तो थे सीमा खन्ना, डॉक्टर सीमा खन्ना, अमिताभ कांत, के विजय राघवन, अजय साहनी, ये सब लोग थे। तो लिस्ट वो जारी हो गई है। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है कि एनआईसी को पता नहीं कि बनाया किसने। तो जब एनआईसी, इसी से ये सारा संदेह पैदा होता है कि सारा डाटा जा कहाँ रहा है, जिसका जिक्र कादम्बरी ने किया कि ये असल में आज की तारीख में सबसे बड़ा सोना यही है, और इस सोने को कहाँ भेजा जा रहा है हमें। जी बिल्कुल, सरकारें इकबाल पे चलती हैं, अगर उनका वही खत्म हो जाएगा तो फिर उनका होना ना होना बराबर है जनता की नजर। तो हम जो हमारी रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है उसको अब पूरा कर लें आखिर में। सबसे पहले शार्दुल, आप ही की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इस हफ्ते क्या रिकमेंड करेंगे आप? 2 चीजें। आज हमने इस्लाम और पैन इस्लामिक विजन और अरबिक वर्ल्ड की बात की जी। तो पहली चीज मैं रिकमेंड करूंगा, एक बुक आई थी, थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, ब्लड एंड ऑयल, मोहम्मद बिन सलमान रूथलेस क्वेस्ट फॉर ग्लोबल पावर। ये जो अभी करंट शासक जो नए हैं, 1-2 साल पहले ही आए हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जीवन शैली और वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में ब्रैडली होप और जस्टिन शेक ने लिखी है। दूसरा, एक जो डिबेट हम कर रहे थे उस पर ही एक और डिबेट थी इंटेलिजेंस स्क्वाड पर, ये करीब 8-9 साल पहले हुई थी, और उसकी मेंबर थी अयान हर्सी अली, माजिद नवाज और भी 2 लोग और थे, डगलस मरी थे शायद जी। इज इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस, ये उस डिबेट का टाइटल था। क्या इस्लाम एक शांति का मजहब है? और वो डिबेट समझने के लिए आपको कि ये परेशानी कितनी बड़ी है वो जरूर सुननी चाहिए। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशन है। और तीसरा, बसंत की लेटेस्ट रिपोर्ट, बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री पर, वो जरूर। ठीक बात। मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? जी, मेरा एक रिकमेंडेशन है 2017 का एक आर्टिकल है, व्हाई फैक्ट्स डोंट चेंज आवर माइंड, जो कि एक न्यूयॉर्कर में आया था। मैं उसको रेकमेंड करूंगा क्योंकि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर कोई भी आप अगर फैक्ट आगे लाएंगे तो उसका एक ऑल्टरनेटिव फैक्ट तैयार हो जाता है, और फिर आप कभी कभी प्रश्नों में पड़ जाते हो कि क्या सच है और क्या गलत है। तो फिर ये जरूर पढ़िए, न्यूयॉर्कर का आर्टिकल है, एलिजाबेथ कोलबर्ट ने लिखा है। उस पर ह्यूमन माइंड में लिमिटेशंस ऑफ रीजंस के बारे में बात किया है। रीजन जो
जो एबिलिटी है उसके बारे में है, तो वो जरूर पढ़िए। और एक और मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, मैंने फाइनली अतुल सर पिछले हफ्ते मिर्जापुर देखा पूरा पूरा पहले सीजन से दूसरे सीजन तक बिंज कर दिया, और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। पहले मैं थोड़ा रिलक्टेंट था कि क्या है इसमें, क्या है, बट सही में गालियां ज्यादा हैं, गालियों को हटाया जा सकता है आधा, शायद मे बी, पर उससे भी थोड़ा फील आ गया तो पर बहुत ही बढ़िया स्टोरी लगी मुझे, और वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाया गया है। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशंस है इस बार। ठीक बात। कादम्बिनी, आपका रिकमेंडेशन? मैं मेघनाथ ने जो काम किया है वही मैंने भी पिछले 1 हफ्ते किया है। सीजन 1 नहीं देखा था, जब सीजन 2 आया तो मैंने बिंज वॉचिंग की है। अभी हालांकि सीजन 2 के 2-3 एपिसोड के बाद मैंने कल ब्रेक लिया क्योंकि कल लंबा जरा शिफ्ट हो गया था। वैसे गालियां बहुत ज्यादा है, मेरी वोकैबुलरी में काफी इजाफा हुआ है एक तो वो है। दूसरा, क्योंकि चाइना का लगातार रिपोर्ट कर रही थी, चाइना और एलएसी को लेकर, तो मैंने बीच में 1-2 किताबें खरीदी और वो पढ़ रही हूँ। एक किताब मुझे अच्छी लगी, वो कुछ साल पहले की है, चाइनाज इंडिया वॉर करके है, बर्टिल लिंटनर की है। तो 1962 के वॉर को जिस तरह से पहले एक नैरेटिव आया था कि कैसे चाइना जो है वो एक तरह से विक्टिम पोजीशन में है, उसको ये उलट के दूसरी तरह से दिखाया गया है कि कैसे चाइना में पहले से प्लानिंग चल रही थी कि उनको अपना जो एक्सपेंशनिस्ट प्लान है वो किस तरह से उसको एक अमली जामा पहनाना है, और उसको लेकर ये किताब है, काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान मैं आपको बता दूं, मैं बड़ा एक्सपेरिमेंटल कुक हूँ और मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। पॉलिटिकली जितनी इनकरेक्ट होती है उतनी अच्छी लगने लगती है। तो मैंने एक किताब खरीदी, प्रतिभा करण की है, बिरयानी। उसमें प्रकार प्रकार की बिरयानी बनाने का तरीका लिखा हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, ट्राई बाद में करूंगी। कादम्बिनी जी, एक ही प्रश्न है इसके बारे में, उसमें वेज बिरयानी की रेसिपी है क्या? वेज बिरयानी नहीं होती, सॉरी। नहीं है ना फिर आई अप्रूव दिस बुक। वेज बिरयानी, श्रोताओं को बोल देता हूँ, वेज बिरयानी जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई वेज बिरयानी लिखता है उसको पुलाव बोलिए प्लीज। बिल्कुल, ये तो अजीब सी बात होगी, मतलब बिरयानी का ही वो हो गया, आज सवेरे सवेरे बिरयानी का जिक्र हो गया। अब मैं कबाब का भी कर देता हूँ, हमने छुट्टी की इतनी बात करी, कबाब वहीं से आए थे। तो मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि हमने आज बात की बहुत सारी जो फ्रांस में और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इन सब चीजों पर, तो हमारे बीच में एक राजनेता हैं आरिफ मोहम्मद खान, और उनकी पॉलिटिक्स जैसी भी हो उससे सहमत असहमत तमाम लोग होते हैं, और इस समय वो केरल के राज्यपाल हैं। उन्होंने कुछ समय पहले उनकी किताब एक आई थी, आज से करीब 10 साल पहले की किताब है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, कुरान एंड कंटेम्पररी चैलेंजेस। बेसिकली उनके राइट, तो इस्लामिक और कुरान का उनका स्टडी बहुत डीप है, मैंने ऐसा पाया है अपने सीमित उसमें इंटरेक्शन में बार बार। और ये बेसिकली जो कुरान के जो आयतें हैं, जो उसके श्लोक हैं, उसके जो इंटरप्रिटेशन है अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, और जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उस पर बात करती है। तो एक तो मैं ये रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा एक फिल्म जो आई है पिछले हफ्ते भी उसका जिक्र किया लोगों ने, बोराट, जो अमेजॉन प्राइम पे है, एक कॉमेडी फिल्म है, पॉलिटिकल कॉमेडी है, तो वो रिकमेंड करूंगा मैं। बहुत सारे पिछले हफ्ते मैंने किया था, इस हफ्ते मेघनाद और कादम्बिनी ने भी मिर्जापुर का जिक्र किया, रिकमेंड किया है। तो जाहिर सी बात है, रिकमेंडेशन के बाद ये एक पहलू इसका आता है कि अगर इसको इसकी समीक्षा के तौर पे देखा जाए तो इसमें खामियां क्या नजर आई मेघनाद और कादम्बिनी आप लोगों को? एक तो गालियों का जिक्र है कि गालियां बहुत ज्यादा हैं जी, दूसरा वायलेंस ज्यादा है। फॉर द रिकॉर्ड मुझे वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो फिर शार्दुल तुम ही बता दो क्या। नहीं, पहले तुम ही बता दो, फिर मैं डिफेंड करूंगा। मुझे तो अतुल जी उस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। सिर्फ गालियां ही नहीं, जो परिवेश था, जो बहुत सटल चीजें होती हैं उठने बैठने की, और यूपी के क्राइम से जुड़ी हुई जो सटल चीजें हैं वो उसमें नहीं थी। साफ पता चल रहा था स्क्रिप्टेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अनुपात में देखें तो मुझे पाताल लोक ज्यादा अच्छा लगा। वो चित्रकूट और आसपास के गैंगों का कहीं बेहतर
ड्रामेटाइजेशन है बजाय मिर्जापुर एग्जैजरेशन है, हाइपरबोल है, ये ऑब्वियसली। जी देखिए मैंने पहला सीजन इसलिए नहीं देखा था क्योंकि सबने बोला कि बहुत वायलेंस है, मैं नहीं देखना चाहती एक्सट्रीम वायलेंस। और जब मैंने देखा उसमें थोड़ा मुझे लगा कि किसी लेवल पे एक ग्लोरिफिकेशन भी है कि अगर आप वायलेंस करें, आप उस रास्ते जाएं तो काफी कुछ हासिल बहुत कम वक्त में हो सकता है। और जिस तरह से पॉपुलर हो रहा है वो थोड़ा सा डरावना है। कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या ये सच में असली तस्वीर है। मेरी जो स्कूली पढ़ाई हुई है वो मुंगेर में हुई है, जिसकी खबरें आप पिछले 2-3 दिनों से लगातार देख रहे हैं। और मुंगेर सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जाना जा रहा था पिछले कुछ सालों में? वो कट्टा बनाने के लिए जी। तो मैंने तो इस तरह की चीजें बहुत कम देखी हैं और चुनाव के वक्त में ही ये खबरें चलती रही। क्या ये एक्चुअली ये पिक्चर है मिर्जापुर की या यूपी के गैंग्स की, या फिर इस हद तक बढ़ाया गया है कि वो ऐसा लग रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत एग्जैजरेशन, एक्चुअली बनाने वालों ने ये एक फिक्शन है तो उन्होंने एक कल्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन उनको असल में पूर्वांचल के गैंग वॉर का जो है वो एक्चुअल अंदाजा नहीं है। मेरा ये मैंने पाया रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है, नहीं है। पर मैं एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि एकदम अंदाजा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि पूरी पूर्वांचल की जो पॉलिटिक्स है उसमें मिर्जापुर कहीं पे भी गैंग वॉर के मैप में नहीं है, तो एक तो वो बड़ा मिसिंग है। पूरे पूर्वांचली जो गैंग वॉर है या माफिया ऑपरेट करता है वो 2 इलाकों से ऑपरेट करता है। एक का सेंटर है बनारस, दूसरे का गोरखपुर। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज जो गैंग वॉर है, माफिया ऑपरेट करता है, वो उसका बड़ा सेंटर एक है आजमगढ़, जो कि लगातार उसके कनेक्शन बॉम्बे अंडरवर्ल्ड से रहे हैं, बहुत डीप कनेक्शन लगातार। बाद में वो टेररिज्म वाले उसमें भी आए क्योंकि बॉम्बे का वो अंडरवर्ल्ड जो था वो बढ़ गया रिलीजियस लेवल पे, दाऊद इब्राहिम और वो सब, तो उसका टेररिज्म से भी कनेक्शन जुड़ा बाद के दौर में। दूसरी चीज ये कि जो रियलिज्म का वो है ना, रियलिस्टिक सिनेमा के नाम पे जिस तरह से गालियों और वायलेंस का एग्जैजरेशन है पूरा, बहुत ज्यादा, वो बेसिकली वो कहीं भी रियलिज्म के आसपास भी नहीं ठहरता। तो वहां पर बेसिकली वो अमेजोन और नेटफ्लिक्स के जो सीरीज हैं एक तरह के फार्मूले का शिकार हो गई हैं एक ही तरह। वो बड़ा प्रॉब्लम है इस पूरे उसमें, ये मेरा अपना है। और दूसरा ये कि थोड़ी कम समझ अंडरवर्ल्ड की रही, पूर्वांचल के माफिया की रही पूरी दिखती है, क्योंकि मिर्जापुर पूरे उस मैप में ही कहीं नहीं है। और एक मजे की बात, मैंने पिछले हफ्ते एक खबर देखी कि वहां की जो एमएलए है बीजेपी की, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मिर्जापुर को बैन किया जाए क्योंकि वो गलत तरीके से उनको प्रोजेक्ट कर रही है। लोग एक्चुअली समझने लगे कि मिर्जापुर ऐसा ही है, तो वो बोल रहे कि हमारे बिजनेसेस और टूरिज्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई मीन लेजिटिमेट कंसर्न है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही लेजिटिमेट कंसर्न है, क्योंकि मैं कभी मिर्जापुर गया नहीं हूँ और मैं जब ये देखा तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो फिक्शनल है, ग्लोरीफाइड है एक्सेट्रा, पर कहीं तो मेरे मन में अब बैठ गया यार जाऊं क्या कभी। एक चीज है पूरे जिसकी तारीफ होनी चाहिए, वो है बहुत ही टॉप क्लास एक्टिंग है सबकी। अभिनय बहुत, पंकज त्रिपाठी का तो जवाब ही नहीं। पंकज, फजल अली, हाँ बिल्कुल, अली फजल का। और वो मुझे ना सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो उसका कैरेक्टर का था, जैसे शुरुआत में वो एक बॉडी बिल्डर, बहुत ही इनोसेंट टाइप के, एक बहुत ही उसके कैरेक्टर में जो रेस्टलेसनेस है ना, इंस्पिरेशन है, वो बहुत ही नेचुरल आता है। बिल्कुल। और एंड तक वो, जैसे मुन्ना भैया का भी जो कैरेक्टर है, जैसे वो जैसे सब दिखाते, मतलब किसी को विलेनाइज नहीं किया उसमें, ऐसे लगता है। तो मतलब ग्लोरीफाई किया, सब कैरेक्टर्स को ही ग्लोरीफाई किया। चलिए अपील मेघनाथ, और उसके बाद हम फिर अपनी चर्चा को आज रोकेंगे, क्योंकि एक बात और, अब राय अगर कोई देना चाहे तो वो भी दे दे। ये सारे नेटफ्लिक्स और अमेजोन की सीरीज आने से पहले, काफी साल पहले, रेलवे माफिया जब ये पूर्वांचल वाला हुआ करता था, उससे पिक्चर बनी थी शहर। बहुत कम लोगों ने देखी वो। बिल्कुल बहुत शानदार पिक्चर थी, लेकिन वो पिक्चर बढ़िया थी। वो एक्चुअली रियल स्टोरी पे बेस्ड थी। हाँ। तो वो अगर आपको समझना, यूपी का गैंग वॉर पहले रेलवे के हिसाब से चलता था, अब दूसरे उसके कारण है, उसके हित हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छी पिक्चर है उसको समझने के लिए। ये अरशद वारसी वाली ना? अरशद वारसी की है। हाँ बिल्कुल। वो बेसिकली अरुण कुमार थे जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे, डीजीपी थे शायद, बाद में वो एसीपी। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, बढ़िया चर्चा रही। थैंक यू।
न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।